जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से उतारा तो ज़ाहिर है उनका दुश्मन नंबर एक नवाज शरीफ था और वो उसके लिए कोई सॉफ्ट कार्नर नहीं रखते थे। उन्होंने बहुत से केसेस उस पर बनाए और उसे जेल में डाल दिया। और नवाज शरीफ चूँकि एक मंझा हुआ बिजनेसमैन था, लिहाजा वो डील करके पाकिस्तान से बाहर फरार होने में कामयाब हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली हरकत उन्होंने बिल्कुल ना की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में बहुत से गैर मुल्की बादशाहों ने, दुनिया भर के लोगों ने ज़ियाउल हक से अपील की कि भुट्टो को छोड़ दो, लेकिन भुट्टो को वो छोड़ने पर तैयार नहीं थे, क्योंकि ज़ियाउल हक का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल क्लियर था। वो कहते थे कि कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, या इसमें मैं जाऊँगा या भुट्टो जाएगा, और मैंने नहीं जाना, लिहाजा भुट्टो को ही जाना पड़ेगा। और फिर ये एक अलग कहानी है कि परवरदिगार को क्या मंजूर होता है और इंसान क्या सोचता है। कहने वाले कहते हैं कि ज़ियाउल हक को कब्र भी नसीब ना हुई, और एक दंदान साज ने, उस ज़माने में डीएनए टेस्ट नहीं हुआ करता था, जो साहब ज़ियाउल हक का दांतों का इलाज किया करते थे, उन्होंने दांत देखकर बताया कि ये वही वाले दांत हैं जिनका मैं इलाज किया करता था। चुनांचे उस दांत के इर्द गिर्द से जो भी जिस्म के अज़ा मिले, उनको ज़ियाउल हक समझकर, ज़ियाउल हक की बॉडी समझकर उनकी तदफीन कर दी गई। बहरहाल अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे और उनके गुनाह माफ़ करे और हम सबको के साथ बख्शिश वाले मामलात करे। ज़ियाउल हक साहब और भुट्टो की जो दुश्मनी थी, वैसी ही दुश्मनी परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान थी। लेकिन नवाज शरीफ चूँकि एक मंझे हुए सियासतदान थे, वो भुट्टो की तरह जागीरदार नहीं थे, अकड़फू में नहीं रहे। उन्होंने डील की और वो बाहर चले गए। जब वो बाहर चले गए तो फिर उनका दिल मचलने लगा कि पाकिस्तान आया जाए और सियासत की जाए, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ भी बिल्कुल क्लियर थे, वो नहीं आने देना चाहते थे नवाज शरीफ को। 3-4-5 साल नवाज शरीफ ने सब्र किया, फिर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने ये चेक करने के लिए कि क्या पाकिस्तान में मौसम बदला है या नहीं, क्या हालात साजगार हुए हैं या नहीं। ज़ाहिर है उस वक़्त तक वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो चुके थे, डिस्ट्रिक्ट नाज़म वगैरह वाले इलेक्शन हो चुके थे, परवेज़ मुशर्रफ आइन में तरमीम कर चुके थे, 2002 वाले इलेक्शन भी हो गए थे और शौकत अज़ीज़ साहब वज़ीर आज़म बन चुके थे। परवेज़ रशीद अपने शेख रशीद साहब उनके वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे। उस ज़माने में नवाज शरीफ ने ये चेक करने के लिए कि क्या हालात बेहतर हुए हैं या नहीं, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान वापस भेजा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए, उनका त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई और उनको वैसे ही वापस भेज दिया गया। अब पता नहीं उनको धमकी दी गई कि या तो आपको फिर अटक किले में भेज देंगे या फिर आपको कुछ और कर देंगे। जो भी मामला हुआ वो फ़ौज और शहबाज शरीफ का आपस का मामला है। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ कभी फ़ौज के साथ होने वाले मामलात को मंजर आम पर नहीं लाते, लेकिन शहबाज शरीफ का त्यारा कुछ देर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा रहा और उसके बाद उन्हें वापस उसी त्यारे के अंदर ही डिपोर्ट कर दिया गया और उन्हें सऊदी अरब वापस भेज दिया गया। वो किसी सियासी काम के लिए नहीं आए थे, वो तो किसी अपने ज़ाती काम के सिलसिले में आए थे पाकिस्तान, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया गया और नवाज शरीफ को समझ आ गई कि अभी हालात बेहतर नहीं हुए। जब ये वाक़या हो गया तो उस ज़माने में रोज़नामा एक्सप्रेस अभी नया नया ईजाद हुआ था। अल्लाह गरी के रहमत करे, शायद अब्बास अतर साहब ही थे या कोई और था, अब पुरानी बात हो गई है इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं। किसी ने कॉलम लिखा, शायद अब्बास अतर साहब ही होंगे या बहरहाल जो भी था, वो बहुत ज़बरदस्त तहरीर थी। उन्होंने लिखा कि बात यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब वो अपनी कश्ती बना ली जो चारों तरफ से पैक थी और बाहर तूफ़ान था, पूरी दुनिया डूब चुकी थी सिवाय उस कश्ती के जिसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से महफूज रखा हुआ था, क्योंकि उसमें उसके पैगंबर थे और उसको मानने वाले थे। चुनांचे हज़रत नूह परिंदे को उड़ाया करते और अगर परिंदा फौरी तौर पर वापस आ जाता तो वो समझ जाते कि अभी तूफ़ान नहीं थमा। वो एक सुराख उन्होंने कश्ती की दीवार में किया था, वो उसमें से परिंदे को उड़ाया करते और परिंदा फ़ौरन वापस आ जाता तो वो समझ जाते कि इसका मतलब है कि बाहर अभी तूफ़ान अपने जोबन पर है और हालात ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्होंने परिंदा उड़ाया तो वो वापस ना आया, तो वो समझ गए कि अब बाहर मखलूक़ात के रहने के लिए माहौल साजगार हो चुका है, लिहाजा अब कश्ती में रहने वाले लोग भी बाहर निकल सकते हैं, अब बाहर अमन हो चुका है। बैन ही जब शहबाज शरीफ वापस चले गए तो नवाज शरीफ को तो पता चल गया कि अभी मौसम साजगार नहीं है, लिहाजा उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फिर कई साल तक अच्छे बच्चे बन के सऊदी अरब और लंदन और इधर उधर घूमते रहे। लेकिन बहरहाल आज जो इलेक्शन बाई इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ उसने एक मरतबा फिर पीटीआई के लिए भी कुछ सूरत हाल क्लियर कर दी है। बावजूद इसके कि इमरान खान ने तो पीटीआई को रोका था, बहुत समझाया था कि आप ये हरीपुर वाला इलेक्शन और ये
लाहौर वाला N129 वाला इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन दोनों के अपने अपने मौक़िफ़ थे। उमर अयूब साहब कह रहे थे जी मेरी सीट छीनी है, हमारी आबाई सीट है, तो आपकी मेहरबानी हमें इलेक्शन लड़ने दें। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि अच्छा लड़ना है तो किसी नौजवान को लड़वा लो, क्योंकि उन्हें समझ लग रही थी कि सोहेल अफरीदी वाला तजर्बा कामयाब रहा है। तो वो कह रहे थे कि कोई नौजवान होगा तो वो ज़रा जोशीला होगा, आवाम से कनेक्ट कर सकेगा। लेकिन उमर अयूब साहब इस पर भी नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मैंने अपनी बेगम को ही लड़वाना है, और उन्होंने बेगम को लड़वा लिया, उन्हें हरा दिया गया। फिर N129 में हमाद अज़हर साहब ने पहले खुद लड़ना था, फिर उनके कागजात रिजेक्ट हुए तो उनके वालिद अल्लाह गरी के रहमत करे साबिक़ गवर्नर पंजाब मियाँ अज़हर साहब लड़े और वो भी हार गए। वो जब दुनिया से रुखसत हो गए तो सीट खाली हुई, तो उन्होंने कहा जी ये हमारी सीट है, आबाई सीट है, नहीं छोड़नी। उन्होंने वहाँ पर किसी अपने अजीज़ को इलेक्शन लड़वा दिया और वो भी हार गया। अब जब वो हार गया तो बावजूद इसके कि PTI ने ये हरकत की तो इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर, लेकिन एक तरह से उनके लिए अच्छा हो गया कि उन्हें समझ आ गई कि माहौल अभी नहीं बदला। अगर वो ये समझ रहे थे कि 2024 में और अब में बड़ा फ़र्क है, अगर वो ये समझ रहे थे कि 9 मई को गुजरे कई साल गुजर चुके हैं, लिहाजा अब रावी चैन ही चैन दिखता है और अब वो इस्टेब्लिशमेंट एक ही टहनी के दो फूल हो गए हैं, तो अब उन्हें समझ आ गई होगी। फिर उन्हें कैंप नहीं लगाने दिए गए लाहौर में, फिर उनको झंडा नहीं उठाने दिया गया, फिर उनके साथ वही सारी पाबंदियां रवा रखी गई। और हत्ता कि वो उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ौज के अफसरों और सिविल अफसरों को यहाँ से भेजा इलेक्शन कमीशन ने, खैबर पख्तूनख्वा से डिप्लॉय नहीं किया। और जो इलेक्शन के सारा बंदोबस्त कर रहे थे रिटर्निंग अफसर, डिप्टी रिटर्निंग अफसर वगैरह, और उन सब के हाथ में वो काम दिया गया। और फिर फ़ौज के अफसरों को और उन सिविल अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दिए गए। और फिर उसी तरह वो कहते हैं वो बकौल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के इर्द गिर्द वो खारदार तारें और खंदकें खोदी गई, और बहरहाल इलेक्शन के रिज़ल्ट हाईजैक हो गए और वो सब कुछ हो गया। और वो जो एक मिथ बनाई हुई थी PTI के लोगों ने कि हम अगर खैबर पख्तूनख्वा से जीते हैं तो इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से फ़ौज डरती है, तो वो भी मिथ फ़ौज ने तोड़ दी और उनको समझा दिया कि हम किसी से नहीं डरते, लोग हमसे डरा करते हैं, अब कर लो हमारा जो करना है। चुनांचे PTI को जिन लोगों को ये गलत फहमी थी, जिनके इमाम आप चाहें तो अली अमीन गंडापुर को कह लें, चाहे तो बैरिस्टर गौहर को कह लें, या इस तरह के तमाम लोग जो ज़रा ये एतदाल की सोच रखते थे और ये समझते थे कि हमें आगे बढ़ाना चाहिए और हमें मुज़ाकरात की तरफ और डायलॉग की तरफ, और अब सिस्टम हमें स्पेस देने के लिए तैयार होगा, उनको समझा दिया है सिस्टम ने एक मरतबा फिर कि नहीं हम प्यार मोहब्बत की ज़ुबान नहीं समझते। यानी एक ज़ुबान से तो आप ये पैगाम देते हैं कि हम मिसाक पाकिस्तान की बात शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा की है बकौल राना सनाउल्लाह के, और हम तो आपको डायलॉग का ऑफ़र कर रहे हैं, आप आएँ हमारे साथ बैठें, और आपका अमल ये है कि आपने एक मरतबा फिर उनको कैंप नहीं लगाने दिए और उनके साथ वही सब कुछ रीटेलीकास्ट किया गया जो कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हुआ था। और फिर बड़ा साफ और वाज़ेह और दो टोक मैसेज दे दिया गया कि आपके लिए अभी भी तूफ़ान थमा नहीं है, आपके लिए अभी भी उसी तरह तूफ़ान है, और कर लो हमारा जो कर सकते हो। हमने इसी तरह पावर को एक्सरसाइज करते रहना है और इसी तरह आपको क्रश करते रहना है। चुनांचे जो प्लान है वो वही शेख हसीना वाजिद वाला है कि 10-20 साल हमने बरकरार रहना है और किसी जगह कोई मौसम नहीं बदलने देना, और अपने इन्हीं बंदों के साथ ये जो सिकंदर सुल्तान राजा टाइप और जस्टिस अमीन और जस्टिस याहिया अफरीदी और शहबाज शरीफ, ये जो कुछ भी है जो बाहर नज़र आ रहा है, इसके साथ हम फिक्स्ड मैच के साथ ही खेलेंगे और अपने पत्तों के साथ, अपनी शर्तों पर, अपनी ताकत के साथ ही आपका मुकाबला करेंगे और आपको किसी जगह भी पर नहीं मारने देंगे। ये मैसेज एक मरतबा फिर बड़ा साफ, वाज़ेह और दो टोक लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ को पहुंचा दिया गया है, और उम्मीद है कि उमर अयूब साहब और अपने हमाद अज़हर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये सारे लोग ठंडे ठार हो गए होंगे।